मेरे पिता ने मेरा 7 साल की उम्र में बाल विवाह कर दिया था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी होते ही मेरी विदाई होनी थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और इस विवाह को नहीं मानती थी। मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की और हमने झूठ मूठ का नकली विवाह कर लिया ताकि मैं इस बाल विवाह से बच जाऊं। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, परंतु हमें एक ही कमरे में रहना पड़ा। उसके माता पिता ने मुझे बहुत बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर एक ऐसी घटना घटित हो गई जिससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रेस्टोरेंट सारे दोस्तों की चहल पहल से गुलजार हो रहा था। रीमा, राहुल, शालिनी, सीमा, नकुल, प्रांजल, रोहन, कविता सब इम्तहानों के बाद पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उन सब की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब फ्यूचर की प्लानिंग हो रही थी। मैं तो एमबीए करूँगा, नकुल कह रहा था। मैं पीजी करके रिसर्च करने के लिए फ़ॉरेन जाऊँगी, रीमा ने बताया। शालिनी शिक्षिका बनना चाहती थी। कविता, राहुल, प्रांजल सबके अपने अपने सपने और भविष्य की योजनाएं थीं। कोई दिशा नहीं थी तो बस सीमा के सामने। उसे नहीं मालूम था कि उसके भविष्य का क्या होगा। ग्रेजुएशन के पश्चात सीमा के सामने कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि सीमा के पिता ने बचपन में ही उसका बाल विवाह कर दिया था और अब सीमा को उसकी उसी बचपन वाली ससुराल में भेजा जाना था, जिसका उसकी स्मृतियों में दूर दूर तक कोई निशान न था। सीमा को यह विवाह कतई स्वीकार नहीं था, किंतु परिवार को इसमें कोई ऐतराज न था। वे सब उसे गाजे बाजे के साथ विदा करने का कार्यक्रम बना रहे थे। सीमा बहुत ही मृदुल स्वभाव की एक खूबसूरत लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, काले लंबे घने बाल। कोई नज़र भर के देख ले तो पलकें झपकाना भूल जाए। वह सबके प्रति स्नेह भाव रखती थी, किंतु अपने जीवन का इस तरह से निर्णय किया जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहती थी। इस बाल विवाह ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। सीमा तो ना जाने किस सोच में गुम है। रोहन ने चुटकी काटी। राहुल और सीमा दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों की अच्छी पटती थी। सीमा ने अपने जीवन की इस सच्चाई को किसी को नहीं बताया था, किंतु आज वह बहुत परेशान थी। जीवन की सब राहें बंद होने वाली थीं और एक अनजान व्यक्ति के साथ उसे बांध दिया जाना था। कब हुआ था उसका वह बाल विवाह उसे खुद याद नहीं था। कौन है वह आदमी उसे यह भी नहीं पता था। ना जाने कौन से युग में जी रहे थे उसके माता पिता, जो उसे बचपन में ही शादी के बंधन में बांध दिया और अब उसके समूचे व्यक्तित्व को नकार उसी के गले उसे बांध रहे हैं, जिससे आज तक सीमा का कोई वास्ता भी नहीं रहा। सीमा नहीं मानती इस बंधन को। उसे पूना जाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है और शानदार करियर बनाना है। रोहन के पूछने पर आज उसका मन भर आया और उसने रोहन को सारी बात बता दी। रोहन ने उसकी सारी समस्या सुनी। रोहन समझदार लड़का था। उसकी प्रगतिशील सोच को भी यह कहीं से भी नहीं सही लगा कि छुटपन में की गई शादी के द्वारा सीमा के जीवन के आगे को जाने वाले रास्ते सारे बंद कर दिए जाएं। वह भी इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ था। लड़कियों के जीवन को इस तरह से बर्बाद कर दिया जाना, उनके पंख उगने से पहले, उड़ना सीखने से पहले ही उन्हें कुतरने की तैयारी कर लिया जाना उसे पसंद नहीं था। रोहन ने सीमा को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। रोहन को बचपन में ही उसके ताई जी ने गोद ले लिया था, क्योंकि उनके शादी के वर्षों बाद तक कोई संतान नहीं हुई थी और संतान की आस उन्होंने छोड़ दी थी। तब रोहन की सगी माँ के एक बेटी की आस में 5 बेटे पैदा होने पर सबसे छोटे रोहन को अपनी जेठानी रुक्मणी को गोद दे दिया था। रोहन के पिता इंजीनियर थे और ताऊ जी परिवहन विभाग में बहुत बड़े अधिकारी। ताऊ जी को रोहन अभी भी बड़े पापा ही कहता था। हालांकि उन्होंने कभी भी रोहन को उसके माता पिता से मिलने पर रोक नहीं लगाई, किंतु रोहन का दिल अब अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के पास ही ज़्यादा लगता था। रोहन संवेदनशील के साथ प्रैक्टिकल भी था। उसके जन्मदाता माता पिता के पहले से ही 4 बेटे थे और उस घर की भीड़ से उसे अपने बड़े मम्मी पापा के घर का शांतिपूर्ण माहौल ज़्यादा पसंद था। यहाँ उसे अधिक सुविधा और स्वतंत्रता थी। इसी कारण उसके विवेकपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ था और वह सीमा की उलझन को समझ पा रहा था। किसी भी समस्या से भागना उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि वह तो उस समस्या को अपनी समस्या मानकर उसमें इन्वॉल्व हो जाता था।
सीमा और रोहन का आपसी तारतम्य अच्छी तरह से बैठा जा रहा था। सीमा को इस दलदल से कैसे निकाला जाए, उनके विचार का मुख्य केंद्र बिंदु अब यही बात थी। क्या उपाय किया जाए सीमा को इस भंवर से निकालने का? रोहन का दिमाग इसी ऊहापोह में लगा था। रोहन अपने कैरियर को लेकर भी बहुत सीरियस था, इसलिए वह अभी तक किसी प्यार व्यार के चक्कर में भी नहीं पड़ा था। वह ना तो सीमा को पसंद करता था, ना ही उससे प्यार करता था, लेकिन नारी जाति के प्रति अपनी प्रगतिशील सोच के कारण वह सीमा को इस जबरदस्ती के बंधन में फंसने से बचाना चाहता था। बस सीमा उसकी अच्छी दोस्त थी तो ही इसलिए वह उसकी मदद करना चाहता था। क्या हो सकता है इस समस्या का समाधान? रोहन, सीमा उससे पूछ रही थी। वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक आइडिया आया है। क्या? क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? सीमा ने कुछ सोचकर अचानक से कहा। क्या तुम पागल हो गई हो? हम में ऐसा कौन सा रिश्ता है सिवाय दोस्ती के जो हम शादी कर लें? और फिर मेरे और तुम्हारे घर वाले राजी होंगे क्या हमारी शादी को? रोहन को सीमा की बचकानी बात पर बड़ा गुस्सा आया। मेरे घर वाले कौन सा अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ? तो मुझे एक ऐसे आदमी के गले बांधना चाहते हैं जिसे मैं पहचानती भी नहीं हूँ और जिन्होंने 7 साल की उम्र में उससे मेरी शादी कर दी थी और आज भी उसी रिश्ते को मानकर मुझे उसके साथ भेजना चाहते हैं। सीमा का चेहरा रोष से लाल हो गया था। ठीक है, तुम्हारी बात पर इसका यह सॉल्यूशन तो नहीं है कि हम दोनों शादी कर लें, रोहन ने कहा। वैसे सीमा की बचकानी बात पर उसे हंसी भी आई और पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी हलचल भी पैदा हुई, जिसे शायद वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सीमा ने उसके कुछ नज़दीक आकर कहा, अरे बुद्धू, मैं कोई असली शादी की बात थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो एक ऐसे ही नकली बनावटी झूठ मूठ की शादी की बात कर रही हूँ। सीमा ने बड़े प्यार से रोहन को समझाते हुए कहा, हम कह देंगे मेरे घर वालों से कि हमने शादी कर ली है, पर हम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देंगे। मैं पूना जाकर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लूँगी और अपना कैरियर बना लूँगी। मैं तुम पर कभी कोई दबाव नहीं डालूँगी, मैं कसम खाती हूँ। सीमा ने रोहन के गालों को छू लिया था अचानक, और रोहन के भीतर एक कँपकपी सी हुई, पर जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया। सीमा के मासूम से चेहरे पर उदासी उसे अच्छी नहीं लगी। सीमा की बात में उसे कुछ सार तो लगा। उसकी असली माता पिता मुंबई में थे, जिनसे भी सीमा को मदद दिलाई जा सकती थी। प्लान में दम तो था। रोहन कुछ सोचने लगा था। आजकल की युवा पीढ़ी इन सब बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे फिर ख़त्म कर देंगे, इसमें रोहन और सीमा को कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। रोहन ने सीमा की बात मान ली। अगले ही दिन मार्केट जाकर सीमा ने एक अच्छी सी साड़ी और कुछ गहने और चूड़ियाँ वगैरह और मेकअप का सामान ले लिया और अपनी एक फ्रेंड के घर तैयार होकर आ गई। बाहर आते ही उसे रोहन मिल गया। वह 2 माला लेकर आया था। उन दोनों ने वह माला अपने अपने गले में स्वयं डाल ली और सीमा के घर पहुंच गए। सीमा और रोहन को देखते ही सीमा के घर में हंगामा मच गया। सीमा और रोहन गले में माला देखकर सबने यही समझ लिया कि दोनों ने शादी कर ली है। सीमा ने अपने माता पिता से कहा कि वह रोहन से प्यार करती है और किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती। रोहन ने भी यही कहा। सीमा के पिता ने गुस्से में रौद्र रूप धारण कर लिया। समाज में उनकी नाक कटा देने वाली लड़की के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं थी। मैं इसे मार नहीं सकता, पर आज के बाद ये मेरे लिए मर गई है और इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इससे कह दो कि कभी अपना मरा हुआ मुंह लेकर भी घर ना आए। सीमा के पिता की गर्जना से सारा घर कांप उठा था। सीमा के परिवार के सभी लोग सीमा के पिता की बात से सहमत थे। सीमा रोहन के साथ भारी मन से उस घर से निकल गई। उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। जिस घर में उसका बचपन बीता था, जिस पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माँ ने उसे 9 माह अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, अपना दूध पिलाया, पाला पोसा बड़ा किया। सीमा अपने माता पिता से अत्यंत प्रेम करती थी और उसके माता पिता भी उससे बहुत चाहते थे, परंतु उन्होंने महज इसलिए उसे त्याग दिया क्योंकि उनकी बेटी ने अपना जीवन साथी मर्जी से चुन लिया था। जब माता पिता इतने कठोर थे तो भाई बहन ही क्या कर सकते थे। उन्होंने भी मुंह फेर लिया। रोहन ने सीमा को सांत्वना दी और चुप कराया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। रोहन सीमा को लेकर अपने घर आ गया था।
ताऊ जी और ताई जी दोनों हतप्रभ रह गए इस खबर को सुनकर। रोहन की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। उसकी पसंद से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, पर शादी के इस तरीके से नाराज़गी स्वाभाविक ही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बड़े पापा यानी कि ताऊ जी ने कुछ कहा तो नहीं, पर उनके तेवरों से साफ जाहिर था कि रोहन का यह कदम उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया और स्वीकार नहीं है। वे गुस्से में चिल्लाते बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए थे। सीमा और रोहन अभी किसी को बता नहीं सकते थे कि उनकी शादी एक झूठा दिखावा है। इससे सीमा का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। यदि सीमा उस बाल विवाह वाली शादी में फंस जाती तो उसका सारा जीवन गांव में ही बीतता और उसका कैरियर बर्बाद हो जाता। रोहन समझदारी के साथ स्थितियों का सामना करना चाहता था। ताई जी नाराज़ तो थीं, पर वे बहुत ही सहृदय और ममता से भरी हुई महिला थीं। सीमा की भोली सी सुंदरता उन्हें पहली नज़र में ही अच्छी लगी। रोहन उनका गोद लिया बेटा था, पर जान से प्यारा था। जब वे माँ नहीं बन पाई थीं और मातृत्व के लिए उनका मन तरसता था, तो रोहन को गोद लेने पर उन्होंने उसे कलेजे से लगा लिया था। उसके बाद उन्होंने कभी अपनी पेटजाई संतान की तमन्ना नहीं की। रोहन के पालन पोषण में ही उन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया। रोहन ने भी उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ के समक्ष कभी कमतर नहीं रखा, अपितु हमेशा जन्मदात्री माँ का ही स्थान दिया। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बड़ी माँ कभी सीमा को दुत्कारेंगी नहीं। इसी विश्वास के बल पर वह सीमा को पत्नी के रूप में उनके सामने ले आया था। बड़ी माँ का गुस्सा तो रुई की तरह है, जरा सी हवा लगते ही उड़ जाएगा। रोहन को पूरा यकीन था। इस नए घर की बहू बनकर आई सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यद्यपि झूठी शादी थी, पर शादी का जोड़ा तो असली था। भारी भरकम इन कपड़ों और चूड़ियों को लादे लादे वह बुरी तरह थक गई थी। ऊपर से मानसिक तनाव अलग से था। भूख भी लग रही थी और प्यास भी। रोहन की बड़ी माँ यानी कि उसकी सास रुक्मणी ने उसके लिए आया से शरबत और खाने के लिए मिठाई नमकीन भिजवा दी थी, जिसे उसने खा लिया था। पर अजनबी घर में भारी भरकम कपड़ों में बैठे बैठे उसे घबराहट होने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि नहा धोकर हल्के कपड़े पहनकर एक अलग कमरे में शांति से सो जाए बस। उसके सुंदर बाल उलझ गए थे। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा गर्मी के कारण लाल हो रहा था। अपने परिवार और माता पिता के व्यवहार से उसका मन व्यथित था। एक तरफ रोहन के माता पिता थे जिन्होंने उसे गोद लेकर भी कभी पराया नहीं समझा, और दूसरी तरफ उसके माता पिता भाई बहन थे जिन्होंने उसे इस तरह त्याग दिया जैसे कि वह कोई घर का कचरा हो जिसे अनुपयोगी जान बाहर फेंक दिया जाता है। सीमा की व्यथा को कौन समझ सकता था रोहन के सिवा? नहीं समझता तो वह उसकी मदद करने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाता? सीमा उसकी अच्छी दोस्त थी, किंतु सीमा की मदद उसने केवल इसलिए की थी क्योंकि वह एक बहुत भला लड़का था और मानवीयता के गुणों से उसका हृदय भरा हुआ था। दया और करुणा उसमें इतनी थी कि किसी गरीब को फटे हाल देखता तो कई बार अपनी शर्ट तक दे देता। दोस्तों को खिलाने पिलाने में अपनी जेबें खाली कर देता। सीमा के प्रति उसके हृदय में गहरी आत्मीयता थी। सीमा के निर्दोष भोलेपन ने उसे उसकी मदद करने को प्रेरित किया। बड़ी माँ, ये बहुत थक गई है, अब यह आराम कर लेगी, रोहन रुक्मणी जी यानी अपनी बड़ी माँ से पूछ रहा था। जब ब्याह कर लाया था तब नहीं पूछा, तो अब क्यों पूछ रहा है? रुक्मणी जी ने गुस्से में कहा तो रोहन सहम गया। वैसे रुक्मणी जी खुद भी समझ रही थीं कि सीमा बुरी तरह से थक गई है और उसे आराम की ज़रूरत है। गुंजन, इसे कमरे में ले जाओ, आराम कर लेगी, उन्होंने गुंजन से कहा, जो कि घर की विश्वास पात्र काम वाली थी। दीदी जी, कौन से कमरे में ले जाऊं? गुंजन जैसे जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछ रही थी। जिसकी पत्नी बनकर आई है उसी के कमरे में तो जाएगी, और क्या मेरे साथ रहेगी? रुक्मणी जी ने झल्ला कर कहा। जी, यह कहकर गुंजन सीमा को रोहन के कमरे में छोड़ आई। रोहन यह सुनकर हैरान रह गया था कि अब सीमा मेरे कमरे में रहेगी। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। रुक्मणी जी सोच रही थी कि रोहन ने बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिश्तेदारों से क्या कहेंगे। अपनी देवरानी, जो कि रोहन की माँ भी थी, उसे क्या बताएगी। रोहन के इस अप्रत्याशित कदम ने उनकी परवरिश और लालन पालन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सीमा रोहन के कमरे को ध्यान से देख रही थी। बड़ा सा कमरा था रोहन का, परंतु सब अस्त व्यस्त था।
बिस्तर, कंप्यूटर, किताबें, सब कुछ बेतरतीब। रोहन का बेड भी सिंगल था। कमरे में जगह ज़्यादा घिर जाने के कारण रोहन ने अपने कमरे में डबल बेड नहीं डालने दिया था। उसे गिटार बजाने का शौक़ था। महंगा इलेक्ट्रॉनिक गिटार एक कोने में रखा था। रोहन खुश मिजाज, थोड़ा गंभीर, थोड़ा लापरवाह, प्यारा सा लड़का था। लेकिन उसके बिखरे सामान को कोई छेड़ दे, उसे यह बर्दाश्त नहीं था। इसी कारण रुक्मणी जी भी उसकी चीज़ों को नहीं छेड़ती थीं। रोहन सीमा की मदद तो करना चाहता था, पर अपने कमरे में उसका आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी अपनी प्राइवेसी और स्वतंत्रता थी, जिसमें रुकावट आ जाएगी। अपने कमरे में वह दोस्तों के साथ गिटार बजाता था, गाना गाता था। सीमा का इस तरह से उसकी निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना वह सीमा से प्यार करता था, ना वह उसकी पत्नी थी। बस सहानुभूतिपूर्वक एक नाटक रच लिया था, जो अब लग रहा था जैसे गले की हड्डी बना जा रहा था। सीमा ने नहाकर चेंज कर लिया था। अच्छा हुआ जो एक बैग में अपने कुछ कपड़े डाल लाई, वरना यहाँ किससे मांगती। उफ, कैसे भंवर में फंस गई है मेरी ज़िंदगी। पर कम से कम उस बचपन की शादी के चंगुल में फंसने से तो बच गई, सीमा सोच रही थी। वह आभारी थी रोहन की, और साथ ही रोहन की माँ की भी। कम से कम उन्होंने उसके साथ कोई खराब व्यवहार तो नहीं किया, वरना कोई और साधारण औरत होती तो घर में न घुसने देती। जाने कैसे कैसे ताने मारती। रोहन का परिवार सभ्य एवं सुसंस्कृत था, और उनके संस्कार ही रोहन में आए थे। सीमा विचारों के सागर में डूब और उतर रही थी। तभी रोहन कमरे में अपने हाथ में एक थाली लेकर आया और उससे बोला, कुछ खा लो, तुमने आज सारे दिन से कुछ नहीं खाया है। रोहन उसके लिए खाना लाया था, लेकिन उसके स्वर में परवाह से ज़्यादा कर्तव्य पूर्ति के साथ साथ एक खींच भी थी, जिसे सीमा ने महसूस कर लिया था। दरअसल रोहन को उसके साथ अपना कमरा बांटना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब वह कैसे पढ़ेगा, कैसे दोस्तों के साथ कमरे में मस्ती करेगा, गाना गाएगा, गिटार बजाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। सीमा को वास्तव में भूख लगी थी। उसने बिना कोई ना नुकर करते हुए खाना खा लिया। रोहन खाना देकर चला गया था और सीमा उसके बेड पर ऐसी लुढ़की कि नींद के गहरे आगोश में चली गई। मानसिक और शारीरिक थकान से चूर सीमा को आराम की जरूरत भी थी। उस समय शांति, चैन और सुकून के साथ बेसुध सो रही सीमा को देखकर रोहन को अच्छा लगा, और कुछ पल के लिए वह अपनी उस खींच को भूल गया था जो सीमा के उसके कमरे को घेर लेने से उत्पन्न हुई थी। वह सोई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे बड़े गौर से देख रहा था और मन ही मन सोचने लगा, अगर सीमा सचमुच उसकी पत्नी होती तो। तभी एक सवाल उसके दिमाग में कौंधा, नहीं नहीं, उसने अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीमा वैसे भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, तो वह उसका कहीं बाहर से अपनी पढ़ाई का इंतज़ाम करा देगा। उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा पीछा भी छूट जाएगा। विचार तो रोहन का भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आज रोहन को कमरे में फर्श पर गद्दा बिछाकर सोना पड़ा। क्यों रोहन, तुम्हारे कमरे में तो सिंगल बेड है, तुम दोनों सोओगे कैसे? रुक्मणी जी रोहन को देखकर कहने लगीं। रोहन चुप रहा। तभी बड़े पापा भी आ गए। उनका गुस्सा पहले की अपेक्षाकृत शांत था। शायद उनके दोस्तों आदि ने समझाया होगा कि आजकल के बच्चों के निर्णयों को स्वीकार कर लेना ही ठीक होता है, अन्यथा क्या पता वे क्या कदम उठा लें। रुक्मणी जी की बात रोहन के बड़े पापा ने सुन ली थी। अगले दिन ही ताऊ जी ने रोहन के कमरे में डबल बेड डलवा दिया। रोहन 23 साल का है। पुराने ज़माने में तो इसी उम्र में शादी होती थी। सीमा भी 21 साल की है। शादी के लिहाज से तो दोनों की उम्र एकदम सही है। रुक्मणी अपने पति को समझा रही थी। रोहन के बड़े पापा यानी कि मिस्टर महेंद्र कुमार भी कोई संकीर्ण मनोवृत्ति के आदमी नहीं थे, किंतु जिस तरह अचानक बिना पूछे बताए वह सीमा को पत्नी बनाकर ले आया था, तो उनका गुस्सा भी जायज़ था। किंतु अब भी वह कुछ शांत हो चुका था, लेकिन फिर भी एकदम से मान जाना उनके अहम को गंवारा नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़े भाव दिखा रहे थे। वरना तो रोहन उनकी भी आंखों का तारा था, और उसका दिल दुखाने की तो वो सोच भी नहीं सकते थे। डबल बेड तो डल गया था, किंतु उस पर सोए कौन? रोहन को तो बहुत ही उलझन हो रही थी। उसकी सारी आज़ादी और प्राइवेसी खत्म हो गई थी। सीमा को वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकाल सकता था। उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सारा भेद खुल जाता, और फिर बड़े पापा और मम्मी के सवालों का वह क्या जवाब देता।
सीमा सुंदर थी, स्वभाव की भी अच्छी थी, भोली थी, फिर भी रोहन के मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं था। मदद करना प्रेम नहीं, सहानुभूति या दया भी हो सकती है। रोहन ने सीमा की मदद इसलिए की क्योंकि वह स्वयं एक भला एवं ईमानदार लड़का था और सीमा की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखता था। तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, सीमा ने रोहन को उदास देखकर कहा। उदास रोहन ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि परेशान तो वह वास्तव में था, परंतु कुछ कहकर सीमा को हर्ट नहीं करना चाहता था। वह बेचारी तो खुद ही हालात की मारी थी। रोहन को उसके अपने घर आने से कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी तो अपना रूम शेयर करने से। उसे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। मन मार कर और यह सोचकर कि कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर सीमा चली जाएगी, रोहन सो गया था। नींद में रोहन का चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था, बावजूद इसके कि उस पर शिकन और चिंताओं की लकीरें थीं। सीमा को कुछ अलग ही महसूस हुआ। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। शायद उसे रोहन अच्छा लगने लगा था। उसका मन हुआ कि रोहन का माथा चूम ले। सीमा मन ही मन यह सोचकर मुस्कुरा दी। सुबह बहुत देर से रोहन सोकर उठा तो सीमा को कमरे में ना पाकर रोहन घबरा गया। कहाँ गई सीमा? कहीं उसकी बेरुखी से नाराज होकर चली तो नहीं गई? रोहन चिंता के कारण पसीने से नहा गया। वह घबराया हुआ नीचे आया तो देखा सीमा बड़ी माँ के साथ किचन में नाश्ता बनाने में मदद कर रही थी। उसकी सांस में सांस आई। सीमा, यह क्या बात है? मुझे कम से कम बता तो आती कि नीचे जा रही हूँ, कम से कम मुझे जगा ही देती, रोहन ने थोड़ा गुस्से में कहा। सीमा ने रोहन को इतनी चिंता करते देखा तो कहने लगी, तुम सो रहे थे, मुझे उठाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए नीचे आ गई। रोहन मन ही मन सोचने लगा और खुद से ही सवाल करने लगा, इतनी चिंता क्यों हुई मुझे उसकी? क्या मेरे दिल के किसी कोने में सीमा के लिए प्यार है? सीमा ने बड़ी माँ की किचन के काम में पूरी मदद की। रोहन हमेशा अपने बड़े पापा और मम्मी के साथ ही नाश्ता करता था। आज वह डर रहा था। डर, शर्म, संकोच उस पर हावी हो रहा था। रोहन को अपने माता पिता का दिल दुखाने का मलाल भी था। वे उसके माता पिता ही तो थे, भले ही जन्मदाता ना थे। उन्होंने हमेशा अपना इतना स्नेह और दुलार लुटाया था उस पर कि उसे अपने जन्मदाताओं की याद भी नहीं आती थी। सीमा ने रोहन के कमरे की सारी चीज़ों को भी व्यवस्थित करके लगा दी थी। कमरे का नक्शा ही बदल दिया था। उसने सोचा कि रोहन को अच्छा लगेगा, परंतु जब रोहन कमरे में आया और सामान को सही जगह लगा देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके सामान को छुए। उसने सीमा को गुस्से में कह दिया कि मेरे किसी सामान को आइंदा हाथ मत लगाना। सीमा तो रोहन का गुस्सा देखकर डर गई। रुक्मणी जी और महेंद्र कुमार जी को रोहन पर इस तरह विवाह करने पर नाराजगी तो थी, लेकिन वे भले लोग थे। दूसरी ओर सीमा का रूप, भोलापन और उसका स्वभाव उन्हें भा गया था। वह शांत स्वभाव की धैर्यशील लड़की थी। रोहन की पसंद सीमा को जान समझकर रुक्मणी जी और महेंद्र जी की नाराजगी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। सीमा ने रुक्मणी जी को माँ जैसा सम्मान देकर उनका दिल जीत लिया था, परंतु यह सब रोहन को पसंद नहीं आ रहा था। अब रुक्मणी जी सीमा को बहुत प्यार करने लगी थी और महेंद्र जी भी अपनी बहू के लिए कुछ न कुछ लेकर आने लगे थे। महेंद्र जी भी अब सीमा से बात कर लेते थे और उसे अपनी बेटी समान मानने लगे थे। जब भी रुक्मणी जी और महेंद्र जी सीमा को प्यार करते, रोहन चिढ़ जाता था, क्योंकि उन दोनों का प्यार अभी तक सिर्फ रोहन के लिए था और अब उसका प्यार बंट गया था। रोहन से अब यह सब कुछ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक दिन उसने सीमा से कहा, बड़ी ड्रामेबाज हो तुम तो कुछ ही दिन में मेरे परिवार वालों को भी पटा लिया। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता हैं ही इतने अच्छे। उन्होंने मुझे जिस तरह से अपना समझा है उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगी उनकी। रुक्मणी जी ने अपनी देवरानी को फ़ोन लगाया। चूँकि वह रोहन की असली माँ थी तो उन्हें खबर करना तो बनता ही था। रोहन की माँ रानी को अपनी ही घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं थी। ऊपर से रुक्मणी द्वारा रोहन की समस्या बताने पर उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। रोहन से बड़े 4 बेटों में से उसके 2 बेटों की शादी हो चुकी थी और बहू बेटों और घर की कचर पचर में उसके समस्त व्यक्तित्व को हिरास हो चुका था और निर्णय क्षमता जाती रही थी। वह एक इंजीनियर की पत्नी थी और घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी।
फिर भी रानी हमेशा परेशान बेहाल रहती थी। वह संवेदनशील और भली महिला थी, तभी तो उसने अपना बेटा जेठानी को देते समय अपना कोई भी स्वार्थ न सोचा। किंतु बड़ा परिवार संभालते संभालते उसकी सारी योग्यता और प्रतिभा घर की उस भीड़ में विलीन हो गई थी। बड़ी बहू अलग रहती थी, पर छोटी को क्या मिला और उसे क्या नहीं मिला, इस पर कड़ी नज़र रहती थी। चारों में से 2 शराब और नशे के शौकीन थे। इंजीनियर साहब खुद भी शौकीन थे। ऐसे माहौल में घर की स्त्री का क्या हाल होगा, हम खुद अनुमान लगा सकते हैं। अक्सर रानी यही सोचती कि अच्छा हुआ कि उसने रोहन को जेठानी को सौंप दिया। कम से कम उसे एक सुंदर साफ सुथरी जिंदगी तो नसीब हो रही है। रानी ने रुक्मणी जी से कहा कि दीदी, रोहन तो अब आपका ही बेटा है। वो जो भी करता है उसके विषय में आप जो भी सही समझें वो मुझे स्वीकार है। आप कह रही हैं लड़की अच्छी है, तो उसे स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ तो हम खूब अपनी मर्जी से देखभाल कर ठोक बजा कर लाए हैं, पर लगता भी नहीं है कि कोई बुढ़ापे में रोटी भी देगा। दोनों बस तेरा मेरा करने में लगी रहती हैं। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। रानी रोने को हो आई। रुक्मणी जी को अपनी देवरानी के दुख और दुर्दशा पर बड़ा तरस आया। 4 बेटे पास होते हुए भी कितनी दुखी और अकेली थी बेचारी। उन्होंने सोचा कि रोहन से कहेंगी कि अपनी पेट जाई माँ का भी हालचाल ले लिया करे कभी कभी, कुछ तो उसका दुख कम होगा। रानी से बात करके रुक्मणी जी की चिंता दूर हो गई थी। उन्होंने दिल से सीमा को अपनी बहू के रूप में अपना लिया था। सब रिश्तेदारों को खबर हो जाए, इसके लिए हम एक शानदार रिसेप्शन दे देंगे। साथ ही सीमा के माता पिता को भी मनाने का प्रयास करेंगे, रुक्मणी जी महेंद्र कुमार जी से कह रही थी। महेंद्र भी उनकी इस बात से सहमत हो गए। बेटा शादी कराया है, बहू घर में है और नाते रिश्तेदारों को पता भी नहीं है। एक शानदार रिसेप्शन में सबको निमंत्रित करके सबको खबर कर देंगे। इधर दोनों माता पिता आगे का प्रोग्राम बना रहे थे, उधर रोहन बहुत ज़्यादा झुंझला रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो बड़ी भारी पड़ रही है। एक तो मेरा कमरा घेर लिया है, दूसरे बड़ी मम्मी और पापा को भी पटा ले रही है। ये भोली भाली सी दिखने वाली सीमा तो बड़ी चालाक है। रोहन मन ही मन सोच रहा था। उसने सीमा से नाराज़ होकर पूछा, अब आगे का क्या कार्यक्रम है तुम्हारा? रोहन अपनी चिढ़ छिपा नहीं पा रहा था। कार्यक्रम क्या होगा, तुमसे शादी की है, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगी जन्म जन्म तक, सीमा ने मुस्कुराकर कहा। रोहन जैसे आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। सीमा की यह बात सुनकर उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। मैंने तो तुम्हें तुम्हारी अनचाही शादी से बचाने के लिए तुम्हारी मदद की थी, तुमने मुझे ही अपने जाल में फंसा लिया। कितनी धोखेबाज हो तुम। रोहन ने सीमा की तरफ नफरत भरी नज़र से देखते हुए कहा, अब इतना अच्छा घर परिवार छोड़कर कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। वैसे मुझे तो तुम बहुत पसंद हो मेरे प्यारे पति रोहन, अब तो तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। सीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम बहुत बुरी हो। आई हेट यू। किसी लड़की पर तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे जानबूझकर अपने जाल में फंसाया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, रोहन ने नफ़रत से कहा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सीमा उससे ऐसा कुछ कहेगी। उसने तो यह सपने में भी नहीं सोचा था कि सीमा उसकी सचमुच की पत्नी बनने की कोशिश करेगी। रोहन की बातें सुनकर और उसकी नफ़रत भरी नज़र देखकर सीमा कुछ सहम सी गई और रोहन को समझाते हुए बोली, इतनी भी घृणा मत करो मुझसे, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने सोच लिया है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने पूना चली जाऊंगी। मैंने अप्लाई कर रखा था, जिसमें मुझे एडमिशन भी मिल गया था। वो तो मम्मी पापा नहीं जाने दे रहे थे। बस इतना ही समझ पाए तुम मुझे, इतना ही भरोसा किया मुझ पर। सीमा की आंखों में आंसू छलछला आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन उसके जरा से मजाक पर इस तरह से रिएक्ट करेगा। रोहन को सीमा की आंखों में आंसू देखकर उसे खुद पर बड़ी शर्म आई और अपने उतावलेपन पर भी गुस्सा भी। उसे लगा जैसे उसके व्यक्तित्व का खोखलापन सामने आ गया हो। खुद को आदर्शवादी समझना अलग बात होती है और आदर्शों पर अमल करना अलग। रोहन बड़े घर का इकलौता वारिस था। हर सुख सुविधा उसे उपलब्ध थी। सैकड़ों पैसे वाली लड़कियां उसके लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती थीं। फिर सीमा जैसी मामूली घर की लड़की को अपनी पत्नी बनाकर वह अपने भविष्य के सारे सुनहरे सपनों को खत्म नहीं करना चाहता था। कहाँ फंस गया यार,
यह मदद करना तो मुझे बहुत भारी पड़ गया, उसने खुद से कहा। अगले दिन सीमा ने ऐलान कर दिया कि उसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने पूना जाना है। सुनकर सब हतप्रभ रह गए। रुक्मणी जी और महेंद्र कुमार जी कहने लगे, एक तो इस तरह से शादी कर ली और अब 1 महीना भी नहीं हुआ और बहू बाहर चली जाएगी। अभी तो रिसेप्शन भी नहीं हुआ, क्या मुंह दिखाएंगे रिश्तेदारों को हम। उनके दुख की सीमा न थी। सीमा उन भले लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रोहन ही खुश नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। अपने घर में तनाव भरे माहौल को देखकर रोहन का मूड बहुत खराब हो गया। वह गुस्से में उठकर बाइक लेकर निकल गया था। हाईवे पर ख्यालों में खोया हुआ बाइक दौड़ा रहा था कि बाइक का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर से टकराकर बाइक का संतुलन बिगड़ा और रोहन उछलकर डिवाइडर के दूसरी तरफ जा गिरा। उसका हेलमेट भी खुल गया था। रोहन के सिर में चोट आई थी। एक पेड़ से टकराकर उसकी बाइक गड्ढे में गिर गई थी। उसका हेलमेट भी खुल गया था। कुछ भले लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। घर में खबर पहुंची तो जैसे वज्रपात सा हुआ रुक्मणी जी, महेंद्र कुमार जी और सीमा पर। बदहवास होकर वे लोग तुरंत हॉस्पिटल भागे। सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन पुलिस केस था, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराकर फिर रोहन को तुरंत दूसरे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सर पर चोट के कारण रोहन बेहोश था और पैर में फ्रैक्चर था, पर ईश्वर ने जान बख्श दी थी। सीमा और रुक्मणी जी दोनों पागल सी होकर रोए जा रही थीं। महेंद्र कुमार जी खुद को संभाले हुए थे। सीमा तो खुद को ही इस सब का दोषी मान रही थी। ना मैं रोहन से मजाक करती, ना वह टेंशन में आकर बाइक उठाकर चला जाता और ना उसका एक्सीडेंट होता। सीमा का पछतावा उसका दम घोंट रहा था। आज उसे वास्तव में अपने जीवन में रोहन के होने की अहमियत का एहसास हो रहा था। रुक्मणी जी और महेंद्र कुमार जी के जीवन में रोहन के होने के क्या मायने थे, सीमा को समझ में आ रहा था। संतान को खोने के डर से ही माता पिता का कलेजा चोक हो जाता है और संतान को खो देने से बड़ा दुख तो माता पिता के लिए संसार में कोई होता ही नहीं। जीवन एक बोझ बनकर रह जाता है, जिसे काटना भी मुश्किल हो जाता है। रोहन को महेंद्र और रुक्मणी ने अपने सीने से लगा कर पाला था। उनकी जान बसती थी उसमें। आज उसी रोहन की जान पर बन आई थी। उनका दुख कौन समझ सकता था भला। सीमा ने खुद को संभाल कर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया तो दोनों बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े। रोहन की जान बच गई थी, इसके लिए वे ईश्वर के शुक्रगुजार थे, पर एक ऑपरेशन होना था जिसके लिए डॉक्टर तैयारी कर रहे थे। रुक्मणी जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं और महेंद्र जी सब्र कर डॉक्टर की फीस वगैरह के इंतजाम में लगे थे और सीमा रोहन, महेंद्र और रुक्मणी को संभालने में। अब यही उसका परिवार था और रोहन उसकी जान। अगर रोहन को कुछ हो गया तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। ऑपरेशन सफल हुआ था। रोहन को अभी कई दिन तक एडमिट रहना था। ईश्वर का वरदान ही था कि रोहन की जान बच गई थी। सीमा जी जान से उसका ख्याल रखने में जुटी थी। उसने रुक्मणी जी और नर्स दोनों की जगह संभाल ली थी। जिस रोहन ने उसके जीवन को बर्बाद होने से बचाने के लिए अपने जीवन की खुशी को खतरे में डालकर झूठे ही सही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था, अपने घर में मान सम्मान दिया, आज जब उसके जीवन पर बन आई तो सीमा अपने आप को भूल गई थी। नहाना, खाना, बाल काटना सब भूल गई थी। रोहन का पूरा ध्यान रखना, उसका शरीर पोंछना, उसे टॉयलेट ले जाना, उसकी कंघी करना, उसे जूस पिलाना, दवाई देना, खिचड़ी दलिया खिलाना, खुद को भूल गई थी वह। जैसे कोई रोहन को उससे छीन कर ले जा रहा था और वह उसे अपने पास वापस छीन रही थी। वास्तव में उसे भी यह एहसास नहीं था कि वह रोहन को इतना चाहती है कि उससे दूर होने का डर उसे इतना ज़्यादा डरा देगा जिसकी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उधर रोहन को जब से होश आया था, रोहन को लग रहा था जैसे सीमा कितनी बदहवासी हो गई है। उसे रोहन के सिवा जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सोना तो जैसे वह भूल ही गई थी। बैठे बैठे झपकी भी लग जाती तो हल्के से खटके से भी चौंक कर उठ बैठती। रोहन उसकी यह सारी हालत देख रहा था। वह मन ही मन सोचता कि उसे भी कोई इतना प्यार कर सकता है क्या? क्या वो इसके लायक है? रोहन को टॉयलेट जाना था, परंतु रोहन झिझक की वजह से सीमा से नहीं कह पा रहा था। उसके अब तक के जीवन में ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई थी। उसे तो बुखार तक कभी कभार ही आता था, पर आज पराश्रित होने से बड़ा दुख उसकी नज़र में कोई नहीं था। हमेशा दूसरों के काम आने वाला रोहन आज बेड पर इतना लाचार पड़ा था कि उसे टॉयलेट तक जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत थी।
रोहन अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। उठने का प्रयास करने में रोहन गिरने को हुआ तो लपक कर सीमा ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। कोई भी काम हो मुझसे कहो, तुम्हें पहलवानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही हो जाओ तब भाग लेना, अधिकार पूर्वक डांटते हुए सीमा ने रोहन से कहा। कुछ नहीं, बस टॉयलेट जाना था। रोहन उसके आत्मविश्वास के आगे झुक सा गया। मैं करवाती हूँ, सीमा ने प्यार से कहा। तुम रहने दो, डॉक्टर से कह दो किसी को भेज देंगे, रोहन ने संकोचवश कहा। मैं सबकी नज़र में तुम्हारी पत्नी हूँ और यह काम मेरा है, इसलिए इस समय मुझे तुम मत रोको। दोनों में जवाब तलब हो रहा था। रोहन से ज़्यादा बहस न की गई, वह चुप हो गया। वैसे भी उसमें बहुत कमजोरी आ गई थी। सीमा ने उसे टॉयलेट कराकर सब चीज़ें व्यवस्थित कर उसे पुनः साफ सुथरा कर लिटा दिया। रोहन अपलक देख रहा था उसके पवित्र हृदय, रूप और भावनाओं को। एक नारी जब हृदय से किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह उसके लिए आराध्य हो जाता है और मीरा के कृष्ण की भांति वह अपने मन मंदिर में उसकी सूरत को बसा लेती है। नैनों को बंद करती है तो उसकी सूरत को पलकों के नीचे रखती है और जब नैन खोलती है तो उसी सूरत को सामने देखना चाहती है। रोहन को सीमा ने अपने मन मंदिर में बसा लिया था और इस समय जी जान से वह उसकी सेवा में जुटी हुई थी। रुक्मणी जी और महेंद्र जी तो यही मान रहे थे कि सीमा के सौभाग्य के साथ रहने के कारण ही रोहन की जान बच गई, वरना इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी जान बच जाना या कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट न आना कुदरत की मेहरबानी या आश्चर्यजनक ही था। रोहन की खिचड़ी और दलिया बिल्कुल नहीं पसंद था रोहन को, और हॉस्पिटल में उसे यही खाना पड़ रहा था। उसके नखरों के बावजूद सीमा उसे खुशामद कर करके छोटे बच्चों की तरह मना कर खिलाती थी। रोहन के नखरे दिखाने से उसे जरा भी चिढ़ नहीं होती थी। रोहन की जान बच गई थी, वह ईश्वर की शुक्रगुजार थी। उसने सोच लिया था कि अब वह कभी भी रोहन को जरा सा भी दुख नहीं देगी। अगर रोहन को कुछ हो जाता तो वह जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। अभागिन होने के एहसास से उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ते। जन्म देने वाले माता पिता एक बार देखने मिलने तक नहीं आए। दुख से हृदय विदीर्ण हो गया था उसका। जब नैनों से बरसने वाले अश्रुओं को रोका जाता है तो हृदय रोता है। रुदन तो होता ही है कहीं ना कहीं। दुख मनुष्य की आत्मा को पवित्र करता है, उसके भीतर मानवता, दया, करुणा, ममता के गुणों को उभारता है। सीमा का हृदय पहले ही सोना था। दुखों और हालातों ने उसे अमूल्य बना दिया था, जिसके आगे सोने का भी कोई मोल न था। रोहन को 8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब वह पहले वाला रोहन नहीं था, जिसके हृदय में सीमा के लिए जो खींच थी, चिढ़ थी। अब उस खींच के स्थान पर प्रेम का अंकुर फूट पड़ा था, जिसमें तरह तरह की भावनाएं उभर रही थीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो हृदय अपनों के स्नेह के प्रति नतमस्तक था। उसकी जन्मदात्री माँ और पिता भी उसे देखने आए थे। रोहन के दिल में सबके प्रति प्रेम और सम्मान था। रुक्मणी जी और महेंद्र जी अपने बेटे को सही सलामत घर आने के लिए ईश्वर के साथ साथ सीमा को भी पूरा श्रेय दे रहे थे, और रोहन उसे इंतज़ार था कि कब कुछ अकेलापन मिले और वह अपनी सीमा को बाहों में भरकर चूम ले और कहे कि देखो, मैं जानता था ना कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, तभी तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर आया। सीमा भी इस समय जीवन के एक एक पल को जी रही थी। रोहन अनकहे भी जो कह रहा था उसे सुन रही थी, समझ रही थी और मन ही मन एक अनकहे एहसास को महसूस कर रही थी। जैसे एक तपस्विनी की तपस्या सफल होती है, उसी तरह उसकी तपस्या भी सफल हो जाएगी यदि रोहन उसे दिल से अपना ले और उसकी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म कर स्थायी मैरिज बन जाए। जन्म जन्म के लिए वह एक दूसरे के हो जाएं। क्या ऐसा हो पाएगा? सीमा के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। आज रोहन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। सीमा से क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं पूछकर आश्वस्त हो जाना चाहती थी। डॉक्टर भी सब कुछ अच्छे से समझा रहे थे कि घर पर ले जाकर किस तरह से पेशेंट की केयर करनी है। डॉक्टर की नज़र में ये पत्नी का ही उत्तरदायित्व था, इसलिए वे सीमा को ही हर बात बता रहे थे। रोहन चुपचाप सुन रहा था। आश्चर्य इस बात का था कि उसे कोई आपत्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि सीमा उसकी पत्नी थी, इसलिए डॉक्टर उसको बता रहे थे। रोहन को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके हृदय की भावनाएं कब बदल गईं, कब उसके हृदय की चिढ़ कोमल भावनाओं में बदल गई, वह खुद न जान पाया था। निश्चल प्रेम तो पाषाण हृदय को भी पिघला सकता है, फिर रोहन क्या था?
सीमा के निस्वार्थ समर्पण ने उसका दिल जीत लिया था। अब वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली जबरन अपनाई गई सीमा नहीं, बल्कि उसके हृदय की स्वामिनी, पत्नी, प्रियतमा थी, जिसका उसके हृदय में वास था। रुक्मणी जी बहुत उदास थीं। इतने दिनों से सीमा उनके साथ थी। उन्हें सीमा के साथ रहने की आदत हो गई थी। उन्हें सीमा से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था। रोहन अब ठीक हो गया था और अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर हो गया था। उसे आईएएस की तैयारी करनी थी, जिसके लिए कठोर परिश्रम और निष्ठा चाहिए थी। परिवार का नाम रोशन जो करना था, पर वह यह नहीं चाहता था कि घर परिवार के नाम पर सीमा अपने सपनों की बलि चढ़ा दे। फैशन डिजाइनिंग उसका सपना था, तो वह अवश्य पूरा होगा। सीमा को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने पूना जाना था। रुक्मणी जी बहुत उदास थीं। इतने दिनों से सीमा उनके साथ थी। उन्हें सीमा के साथ रहने की आदत हो गई थी। उन्हें सीमा से अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था। रुक्मणी जी को कुछ अंदेशा हो गया था रोहन और सीमा की समझौते वाली शादी को लेकर। बहू हमसे खुश नहीं है क्या जो जा रही है? रुक्मणी जी रोहन से पूछने लगी। नहीं माँ, कोर्स करके वह अपना इंस्टीट्यूट यहीं तुम्हारे पास आकर खोलेगी, पर उसकी शिक्षा अधूरी रह जाए यह सही नहीं है। इसीलिए उसे अपना कोर्स करने जाना ही होगा अभी। रोहन ने दृढ़ता से कहा तो रुक्मणी जी निरुत्तर हो गईं। अब हम तो बस इतना चाहते थे कि सब समाज रिश्तेदारों को हम एक बड़ा रिसेप्शन दे देते, जिससे सबको तुम्हारी शादी का पता चल जाता, बड़े पापा ने कहा तो रोहन चुप रह गया। सीमा धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रही थी। उसकी पढ़ाई शुरू होने में मात्र 10 दिन रह गए थे। रोहन ने उसकी टिकट बुक करा दी थी और फीस भी जमा कर दी थी। यह घर, ये कमरा जो कुछ दिनों को अपने हुए थे, सब छूट जाएंगे, पर वे थे ही कब अपने? वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, समझौते की झूठी शादी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। पर इस दिल का क्या करे जो बार बार ठहर सा जाता है, चाहता है रुक जाना इस पवित्र घर में जिसने रुक्मणी जी और महेंद्र जी जैसे सज्जन आत्माएं वास करती हैं। कैसे कहे वह रोहन से कि वह उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है? वह तो उसे चाहता नहीं है और इस समझौते की शादी से पीछा छुड़ाना चाहता है। और फिर गलत भी क्या है? मैं भी तो शादी करने से पहले उसे कहा था कि उसकी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। उसकी अपनी निजी ज़िंदगी है, अपने जीवन के निर्णय लेना तो उसका अधिकार है। सीमा जितना सोचती उतना ही उलझ जाती, फिर भी सोच से मुक्त नहीं हो पाती। रोहन को किसी सोच में गुम देखकर सीमा ने पूछा, अब क्यों उदास हो? अब तो मैं जाने ही वाली हूँ। आखिर दोस्त तो था ही रोहन उसका, इतना तो वह उसे जानती ही थी। रोहन चुप रहा, कुछ बोल ना पाया। क्या बताता वह? चाहता तो वह भी यही था कि कह दे कि इसीलिए तो उदास हूँ कि तुम जा रही हो। रोक लेना चाहता हूँ तुमको, पकड़कर हाथ थाम लेना चाहता हूँ, हम सफ़र बनाना चाहता हूँ, हर राह पर साथ चलना चाहता हूँ, मगर कह नहीं पा रहा था। सीमा के जाने का समय नज़दीक आ गया। सीमा और रोहन दोनों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। कहना तो दोनों बहुत कुछ चाहते थे, पर कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अचानक रोहन सीमा के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, क्यों जा रही हो? मत जाओ ना। अब मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। पढ़ाई करने भली चली जाओ, पर मेरी ज़िंदगी से मत जाओ। अपने आप ही अप्रत्याशित रूप से बोल फूट पड़े उसके होंठों से। बड़े पापा, बड़ी मम्मी भी यही चाहते हैं कि तुम ना जाओ। वे एक ग्रैंड रिसेप्शन देना चाहते हैं। मैं तुमसे यह झूठी शादी नहीं, असली शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं मैं कब तुम्हें चाहने लगा, कब तुम मेरे दिल की धड़कन बन गई। यह जीवन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं बिता सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीमा के तो तन मन में एक बिजली सी कौंध गई। उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। उसकी धड़कन इस कदर तेज हो गई थी कि दिल बाहर निकलने को हो रहा था। वह उस पर काबू नहीं कर पा रही थी। रोहन सीमा की हालत समझ रहा था। उसने सीमा के आंसू साफ किया और बोला, क्या सोच रही हो? अभी तक जवाब नहीं दिया। सीमा ने रोते हुए कहा, मैं तो कब की तुम्हारी हो चुकी, तुम ही नहीं जान पाए। अब रोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। और मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं अब जीवन में कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी तो उन्होंने अपने आंसू साफ भी नहीं किए थे कि तभी रुक्मणी जी और महेंद्र जी दोनों कमरे में आ गए। उन्होंने दोनों की सारी बातें सुन ली थीं और वे दोनों
उन दोनों से कहने लगे, हमें पहले से ही तुम दोनों पर कुछ शक हो गया था, इसीलिए हम बात करने के लिए ऊपर आए थे और यहाँ आकर हमने सब कुछ सुन लिया। और तू क्या कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो? बेटा, अब तू किसी और से शादी कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सीमा के अलावा हमें कोई और लड़की नहीं चाहिए। हम सीमा को ही अपनी बहू बनाएंगे। महेंद्र जी ने सीमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। रुक्मणी जी ने भी सीमा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेटा, तुमसे कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी तुमने रोहन की इतनी सेवा की। तुमने हमें अपना ऋणी बना लिया है। मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ। मुझे अपनी माँ ही समझना। और अब हम तुम दोनों की शादी धूमधाम से करेंगे और तुम्हारे माता पिता को भी इस शादी में लेकर आएंगे। सीमा की आंखों में अब खुशी के आंसू थे और रोहन खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रुक्मणी जी ने रोहन के गाल में हल्का सा दबदबा कर कहा, अनजाने में ही सही, लेकिन तूने लड़की कमाल की ढूंढी है। मुझे एक बेटी मिल गई जिसकी जीवन में मुझे बहुत चाहत थी। मैं भी तो यही सोचती थी कि यह दोनों अलग अलग से क्यों दिखाई देते हैं। पति पत्नी जैसी तो इनमें कोई बात ही नहीं है। अब समझ आया कि झूठ मूठ की शादी करके हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। वैसे तुम्हें यह नाटक क्यों करना पड़ा? तब सीमा ने उन्हें सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर दोनों माता पिता ने कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। बचपन में किए गए रिश्ते बहुत मुश्किल खड़ी कर देते हैं। कभी कभी इन्हें निर्वाह कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह से ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है। रोहन, तुमने बहुत अच्छा किया कि जो सीमा का जीवन बचा लिया, और अब सीमा को हमसे कोई नहीं ले सकता। सीमा तो मानो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह तो बस पागलों की तरह रोए जा रही थी। उसकी हैसियत ही क्या थी जो उसको ऐसा घर बार मिलता। तब रुक्मणी जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? तेरे माता पिता तेरे साथ हैं तो तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इस रोहन ने तुझे कभी रुलाया ना, तो फिर देखना इसका मैं क्या करती हूँ। माँ को साइड बदलते देखकर रोहन हैरान रह गया और फिर से झूठ मूठ का चिढ़ते हुए कहने लगा, माँ, यह मत भूलो, पहले मैं फिर आपकी बहू। तब रुक्मणी जी हंसते हुए कहने लगी, चल हट, अब पहले बहू बाद में तू। यह सुनकर सब हंसने लगे। महेंद्र जी ने पंडित जी को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया और कार्ड छपवा कर सबसे पहले कार्ड मंदिर में और दूसरा कार्ड सीमा के घर देने गए। सीमा के पिता बहुत गुस्से में थे, परंतु महेंद्र जी ने जब उन्हें प्यार से समझाया तो वह उनकी बात मान गए। तय समय पर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और सीमा दुल्हन बनकर रोहन के कमरे में आ गई। आज जिस बेड पर वह सोती थी, आज उस पर फूलों की सेज बनी हुई थी। जो कमरा कभी रोहन का था, आज वह कमरा उसका भी था। कमरे पर उसका कभी अधिकार नहीं था, उस कमरे पर अब उसका भी अधिकार था। वह अपनी किस्मत पर आज नाज कर रही थी। वह बस एक अभागी थी जिसका जीवन अंधकार में था, और रोहन जैसा जीवन साथी उसकी ज़िंदगी में आएगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रोहन की जीवन संगनी बनकर आज वह बहुत खुश थी। वह अपनी सेज पर बैठे रोहन का इंतज़ार कर रही थी। तभी रोहन कमरे में आया। आज सीमा को अपने कमरे में देखकर उसे बुरा नहीं लग रहा था, उसका रोम रोमांचित हो रहा था। रोहन सीमा के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, सीमा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। भगवान ने हम दोनों की जोड़ी बनाई थी, तभी तो हम दोनों को मिलाया। अगर मैं तुमसे झूठी शादी नहीं करता तो आज पता नहीं तुम कहाँ होती और मैं अपने प्यारे हमसफ़र को खो देता। आज मुझे तुम्हारा इस कमरे में बैठना बुरा नहीं लग रहा है। आज यह कमरा तो क्या, मेरी हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरे कमरे को, मेरी चीज़ों को और मुझे भी संभाल कर रखोगी? सीमा शर्मा कर कहती है, जिस दिन मैं पहले दिन इस कमरे में रुकी थी, मुझे तो तुमसे उसी दिन से आपसे प्यार हो गया था, पर तुम्हारी बेरुखी देखकर कभी कह नहीं पाई। मैं अपने पूरे जीवन पूरे तन मन से तुम्हारे कमरे, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हें, माँ और बाबूजी सभी को संभाल कर रखूँगी। यह मेरा आपसे वचन है। सीमा की बात सुनकर रोहन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। सीमा और रोहन ने खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत की। सीमा अब अपनी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करना चाहती थी, वह अब घर पर ही रहना चाहती थी। परंतु रुक्मणी जी, महेंद्र जी और रोहन ने उसे ज़बरदस्ती पूना भेज दिया कि 1 साल का ही तो कोर्स है, 1 साल कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और रोहन अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गया।
दोनों ने अपने आप को अपने अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। 1 साल बाद सीमा पूना से लौट आई और उसने घर के पास ही एक इंस्टीट्यूट खोल लिया। वह घर और अपना इंस्टीट्यूट दोनों संभाल रही थी। रुक्मणी जी और महेंद्र जी सीमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उसका हर तरह से सहयोग करते थे। उधर रोहन का भी सिविल सर्विसेज में चयन हो गया और वह 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर चला गया। आज वह एक IAS ऑफिसर बनकर घर वापस आ रहा था। सब बहुत खुश थे। सीमा के माता पिता भी सीमा की ससुराल आए हुए थे और रोहन के सभी भाई भाभी माता पिता मुंबई से आए हुए थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी लोग एयरपोर्ट पर रोहन के स्वागत के लिए पहुंच गए थे और धूमधाम से ढोल बजाते हुए रोहन को घर लेकर आए। सीमा एयरपोर्ट नहीं गई थी, घर पर ही रोहन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह रोहन को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे ही रोहन घर के अंदर आया तो वह सीमा को ढूंढने लगा। सीमा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह बहुत बेचैन हो रहा था। ढूंढते ढूंढते वह अपने कमरे में गया तो सीमा घुटनों में मुंह दबाए बैठी थी। वह सीमा के पास पहुंचा और उसने सीमा के सिर पर हाथ रखा। सीमा ने अपने सिर को ऊपर किया तो देखा रोहन है। उसको देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी और रोहन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। सीमा ने रोहन से कहा कि देखो, मैं तुम्हारा कमरा, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा घर, माँ बाबूजी को सबको संभाल कर रखा है। तुम्हारी याद में मैं पल पल तड़पती थी। तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। रोहन भी नम आँखों से कहता है कि तुमने मेरे जीवन में नए रंग भरे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरे जीवन में तुम्हें भेजा। मैं भी तुम्हारे लिए पल पल तड़पा हूँ। सीमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रोहन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। अब से हम साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। रोहन सीमा को नीचे लेकर आया तो सब उनकी जोड़ी को देखकर खुश हो गए। रुक्मणी जी और महेंद्र जी का तो खुशी और गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। वह तो अपने बेटे और बहू दोनों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सबने दोनों को दिल से दुआएं दी और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रोहन और सीमा अब दिल की गहराइयों से एक दूसरे से प्यार करते थे और अब दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ साथ व्यतीत करने लगे।